भारत 130 करोड़ की आबादी वाला एक देश। पूरे भारत में लगभग 4,78,600 लोग जेलों में बंद है, जिनमें से 3,30,000 के आसपास अंडर ट्रायल है। कितने ही लोग जाने अनजाने में अपनी एक गलती की वजह से सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो अपनी गुर्बत की वजह से महीनों सालों सलाखों के पीछे रह जाते हैं। कैदी जेल में और इनके परिवार बाहर परेशान रहते हैं। ऐसे ही मजबूर, लाचार, गरीब और बेसहारा कैदियों की रिहाइयों के लिए काम करती है ग्लोबल केयर फाउंडेशन। मेरा नाम आबिद अहमद है और मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ ग्लोबल केयर फाउंडेशन का। ये फाउंडेशन 2017 में रजिस्टर्ड हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेन जो फोकस है वो क्राइम प्रिवेंशन पर है। क्राइम प्रिवेंशन अलग अलग एस्पेक्ट से है, तो हमारा जो मेन फोकस एरिया है वो जेल है। तो प्रिजन के अंदर ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो नॉन हैबिचुअल्स हैं, पहली बार गए हैं, छोटे मोटे क्राइम्स में गए हैं। तो क्या होता है, गरीबी की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम अंदर रह जाते हैं। उनको मतलब बाहर निकालने के लिए या तो उनको लीगल असिस्टेंस के लिए कोई हेल्प नहीं होती है, तो हम ऐसे प्रिजनर्स के लिए काम करते हैं। आप उनके लिए लीगली काम करते हो, ओके। और जैसे लीगली इन द सेंस लॉयर देते हो आप लोग, उनको बेल फीस देते हो, क्या क्या देते हो, सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करते हो? हमारे लॉयर जो है ना रेगुलरली जेल विजिट करते हैं। यहाँ पर जो हमारे नज़दीक में 5 जेलें हैं, 3 सेंट्रल जेल है और 2 डिस्ट्रिक्ट जेल, यानी मुंबई आर्थर रोड जेल, थाने सेंट्रल जेल और तलोजा सेंट्रल जेल और बाइकल्ला जेल और कल्याण जेल। ये 5 जेल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परमिशन है आईजी प्रिजन से। तो हमारे एडवोकेट्स रेगुलरली जेल विजिट करते हैं। डायरेक्टली प्रिजनर्स से इंटरेक्शन होता है, तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों अंदर आए और कब से हैं, किस जुर्म में हैं। अगर वो बहुत बड़ा केस है या मतलब ऐसे मैटर्स जो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, हम लोग उनको पिकअप नहीं करते हैं। ऐसे मैटर्स जो लोअर कोर्ट में है, छोटा मोटा मैटर है, मारा मारी कर लिया है तो गलती से कुछ मतलब जैसे पड़ोसी से मारा मारी होती है, छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं और जिसकी वजह से उनको अरेस्ट हो जाते हैं वो लोग। सेम टाइम में अगर कोई मजबूरी है, बहुत ज़्यादा चोरी कर लिया है और मजबूरी की वजह से पहली बार गलती से चोरी किया है तो जानबूझ के किया, लेकिन वो सुधरना चाह रहा है, तो हम लोग उनको सेकेंड चांस देने की कोशिश करते हैं। तो उनका कैश बेल हो जाता है ग्रांट कोर्ट से 10,000, 15,000, 20,000 का, लेकिन उनकी घर में कैपेसिटी नहीं है उनके घर वालों की कि वो लोग भर सकें। तो हम लोग वेरिफिकेशन करने के बाद में उनको उनका कैश बेल भर के उनको रिलीज़ करते हैं। उन्होंने मदद की है, उनके शुक्रगुजार है हम लोग। उन्होंने हमारी बहुत मदद की, हमारे बच्चों को उन्होंने छुड़वाया और अभी तक वो हमारी मदद कर रहे हैं। ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो उन्होंने जो मुझे मदद की है उसके लिए बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं काफी जल्दी बाहर आ गया। बच्चे को मैं छुड़ा नहीं पा रही थी अपने, तो बहुत इधर उधर भटकने बाद ग्लोबल केयर फाउंडेशन में आई। वहाँ पे उन लोगों ने मेरे बच्चे को छुड़ाने में मदद की है। आपके साथ कितने एडवोकेट है जो आपकी इस टीम में, और कौन कौन है, कोई नाम बताएंगे आप? हमारा जो एडवाइजरी बोर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर चीफ में एडवोकेट यूसुफ मुछाला है, एडवोकेट साजन उमन है और इसके अलावा अनुलत्तार मैडम है, डॉक्टर अजीमुद्दीन है। ये हमारे एडवाइजरी बोर्ड पैनल है और ये लोग फ्री में काम करते हैं। ये लोग फ्री में एडवाइस, हम लोग जैसे पॉलिसी कैसा चलाना है, काम कैसे करना है, इसका मतलब किस तरीके से उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, तो इसके लिए एडवाइस के लिए हम लोग जो सीनियर्स हैं, क्योंकि तो हमें अच्छी एडवाइस देते हैं। एडवाइजरी बोर्ड में ऑफिशियली है। इसके अलावा लॉयर्स, जो पैनल में लॉयर्स है वो 3 लॉयर्स फुल टाइम काम कर रहे हैं जो जेल विजिट करते हैं और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो लोग कंप्लीट करते हैं। और पैनल के मतलब फुल टाइम लॉयर्स के अलावा पैनल में बहुत सारे लॉयर्स हैं, मोर देन 20 लॉयर्स हैं जो अलग अलग कोर्ट वाइज काम करते हैं जुरिडिक्शन के हिसाब से। तो वेस्टर्न लाइन के कुछ लॉयर्स हैं, सेंट्रल लाइन में, हार्बर लाइन में और थाने और दूसरे एरिया के अंदर, और बहुत सारे लॉयर्स हैं जो कोर्ट के अंदर काम देखते हैं केस टू केस बेसिस। ग्लोबल का जब आया ना मेरे पास पहली बार, उसका वो आया था, बुकलेट आई थी, तो अब देख के काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि ये वो ऐसा काम है जो अपने हदीस के अंदर है कि इसको जो जेलों में कैदी हैं उनको छुड़ाना, जो बेकसूर है या जो मतलब जिनको बेल हो चुके लेकिन पैसे नहीं होने से निकलते नहीं बाहर, तो उनको हेल्प करने की ये संस्था है। तो उनको मैं खुद बुलाया सामने से, वो आए मेरे से मिलने के लिए और जब से मैं जुड़ गया इनके साथ में, और पिछले 3 साल से उनको हेल्प कर रहा हूँ मैं। और मेरा काम सिर्फ ये था डोनेशन कलेक्ट करके उनको दे देने का, ताकि उस पैसे से वो अच्छे काम करके सब लोग को छुड़ाएं। आप ये कैसे चेक करते हो कि जो
अपराधी है वो वाकई में कोई शिकार हुआ है, मजबूरी हुई है, ये आप वेरिफिकेशन, उसका बैकग्राउंड, ये सब आप लोग कैसे करते हो? जी, तो पहला तो काउंसलिंग उससे डायरेक्ट होता है प्रिजनर से, Yes. कि उसका हम लोग उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जुडिशियल इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करते हैं। उनके घर वालों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस भी लेते हैं उनसे, एग्जैक्टली लैंडमार्क के साथ में। उसके बाद में हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि वो इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है। अब अंदर रहने वाला हर आदमी लगभग वही बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने Right. कुछ नहीं किया, मेरे को तो निकालो। Right. उसके बाद क्या होता है कि हम लोग उनके होम विजिट करते हैं। हमारा सोशल वर्कर जो उनके घर पे जाएगा, उनके माँ बाप से, उनके पेरेंट्स या फिर उनके घर वाले या तो उनके पड़ोसियों से मिलेंगे और देखेंगे कि वो उनका बैकग्राउंड क्या था। तो नॉर्मली हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो हैबिचुअल्स है और जो बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनको घर वाले सपोर्ट नहीं करते। घर वाले बोलते हैं कि अंदर ही रहने तो अच्छा है। तो उस मतलब इसके लिए हम लोग को अंदाज़ा हो जाता है कि वो हैबिचुअल है, नॉन हैबिचुअल है। हम लोग ये भी देखते हैं उसका ड्रग का बैकग्राउंड क्या है, नशा करता है नहीं करता है। तो आसपास में जो पड़ोस में जो दुकानें हैं उसके वहाँ पर जाकर उनसे पूछते हैं। घर वालों का वो जो स्टेटमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट एज पर काउंसलिंग फॉर्म और घर वालों का स्टेटमेंट को हम लोग क्रॉस चेकिंग करते हैं कि कितना मैच कर रहा है। अगर वो एक्यूरेट है या तो नज़दीक है कि भाई घर वाले भी सपोर्ट करने को रेडी है, निकालना चाह रहे लेकिन निकाल नहीं पा रहे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से या तो लीगल नॉलेज ना होने की वजह से, तो हम लोग उनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं हेल्प करने की। वो आई थी छोटी वाली वकील, वो बोली तुम्हारी बेल हो गई है और बोले तुमको लेने के लिए आए हम लोग। फिर वो उधर बाहर गई और गेट के पास उसने सिग्नेचर बोले उनको छुड़ा रहे हैं। बिलाल भाई अंदर चले गए, डैडी भी ऑफ हो गए, तो फिर इतनी ज़्यादा परेशानी हो। मम्मी रात दिन टेंशन में रोते रहते थे, सोचते रहते थे, मम्मी बहुत ज़्यादा तकलीफ आ गई। फिर एक थाने से कॉल आया, उन्होंने मुझे पूरा पता एड्रेस सब बताया, मैं उनको कॉल करी ग्लोबल, तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करे और मेरी हेल्प करे। फिर मेरे भाई कब से स्टार्ट किए फॉर्म? ये ग्लोबल केयर फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन 2017 से। और ये काम आपसे कब ने स्टार्ट किया? मैं 2012 से इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, अलग अलग एनजीओ के साथ में तजुर्बा रहा है अच्छा खासा इसके अंदर। तो हमको जानना है कि जैसा आप 2017-2012 से आप ये फील्ड हो, ज्यादातर किस वजह से इंसान जुर्म करता है? और वो ज्यादातर जैसा चोरी के ज्यादा केसेस आपको दिखते हैं या लड़ाई झगड़ों के ज्यादा केसेस दिखते हैं? इलिटरेसी इज द रीजन, वन ऑफ द बिग रीजन। और सेम टाइम में कैसा है कि हम लोग जिस लोकेलिटी हम लोग जो बोलते हैं ना क्राइम इफेक्टेड लोकेलिटी, यानी गोवंडी का बहुत बड़ा एरिया है, मलाड मालूनी का एरिया है, मुमरा का एरिया है, कल्याण का बहुत बड़ा एरिया है, धारावी है, मदनपुरा और हमारा मस्जिद बंदर का एरिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ है, बहुत छोटे छोटे घर है जहाँ पर रहने के लिए लोग ज़्यादा हैं, 8-10 लोग फैमिली मेम्बर्स है, लेकिन घर 10x12 10x15 का घर है, जहाँ पर लोगों को पर्सनल जो है ना मतलब प्राइवेसी तक नहीं मिलती है। तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर बाहर घूमते हैं, अंदर रह नहीं सकते हैं, और बाहर रहने की वजह से माहौल इतना ख़राब है, तो गाली गलौज से लेके झगड़ों से लेके, इवन मैं नहीं बोलता सिर्फ ये लड़कियाँ भी काफ़ी इसके अंदर, लड़कियों का भी, लड़की हाँ लेडीज़ जेल पे हम लोग देखते हैं ना, तो यंग लड़कियाँ भी काफ़ी ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं, झगड़े फसाद में। इवन लेडीज़ लोग मर्डर केसेस के अंदर बहुत सारे अंदर हैं, हस्बैंड्स का मर्डर किए हुए। रीज़न ये है कि दारू पीता है बहुत ज़्यादा, मारता है घर में आके, मतलब क्या है, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। कंजस्टेड एरिया और बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं है ना, ताकि माइंड को खुला रखे, वो लोग कुछ सोच नहीं सकते, बहुत मुश्किल होती है उनको, डेली का अपना घर चलाना मुश्किल है, तो वो लोग क्या तरबियत करेंगे, कितना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है क्राइम का। ओके, पढ़ाई ना होने के साथ साथ में अगर ये चीज़ें शामिल हो जाती है तो। और ज्यादातर केसेस काय के होते हैं? जैसे चोरी में ज्यादातर आप अंदर जाते हैं लोग, या ड्रग्स की वजह से मारा मारी करने की वजह से अंदर जाते हैं? ये पोर्शन सब लगभग सेम है। चोरी के थोड़े मैटर कम होते हैं, लेकिन चोरी में कैसा है कि ज़्यादातर फिर मर्डर के लेवल तक जाता है, जो कि हम लोग केस ज़्यादा देखते नहीं है। हम लोग का काम चोरी का केसेस, साथ में मारामारी के केसेस कम, चोरी के केसेस बहुत ज़्यादा है, रेलवे मैटर्स बहुत ज़्यादा है एक्चुअली इसके अंदर। और अभी जो रिसेंटली जो है ना पेंडेमिक और उसके पहले जो है ना डोमेस्टिक वायलेंस और पॉक्सो के मैटर्स बहुत बढ़ गए हैं। ओके, डोमेस्टिक वायलेंस क्योंकि घर में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं और उसके केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। काउंसलिंग भी चल रही है लेकिन सफिशिएंट नहीं हो रहा है, और भी ज़रूरत है काउंसलिंग की, हस्बैंड वाइफ का, घर वालों को काउंसलिंग करने की। और छोटे बच्चे हैं और घर में सब रिश्तेदार लोग रह रहे हैं, तो पॉक्सो के मैटर भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, बच्चों के ऊपर जो सेक्सुअल एक्ट।
आप लोग ऐसी हेल्प करते हैं कि अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला है, किसी ने कोई केस किया है, वो केस हार गया, उसको इंसाफ नहीं मिला, पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, और अगर ऐसा कोई इंसान आपकी एनजीओ में आया आपसे हेल्प मांगे तो आप लोग हेल्प करते हो? हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के साथ में उसके अंडर में लीगल एड क्लिनिक रन करते हैं। तो लीगल एड क्लिनिक के अंदर कैसा होता है कि जिनका भी कोई केसेस चल रहा है, जो कोई परेशान है, जिनको लॉयर नहीं मिल रहे, या तो फिर जिनका केसेस चल रहा है पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है। इसके अलावा लॉयर्स बहुत ज़्यादा कभी कभी डिमांड करते हैं, लॉयर्स उनको डिटेल नहीं बताते कि केसेस में क्या चल रहा है क्या नहीं। बहुत सारे अच्छे लॉयर्स भी हैं, लेकिन कभी कभी लॉयर्स का इनका कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ पर लीगल एड क्लिनिक के अंदर लॉयर्स हमारे होते हैं और वो लोगों को फ्री में गाइडेंस देते हैं, उनसे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। उनका केस ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनको पूरा चार्जशीट वगैरह पढ़ते हैं और उनको उनके केसेस के बारे में डिटेल्स बताते हैं कि उनका एक्सपेक्टेशन क्या, मतलब उनके केसेस के अंदर चल क्या रहा है और एक्सपेक्टेशन क्या है उनका, उनके फेवर में आएगा नहीं आएगा, और क्या क्या उनके लिए रेमेडीज़ है कि वो लोग आगे जाके किस तरीके से केस चलाएंगे तो उनके लिए आसानी होगी। या उनका बंदा कोई अंदर है तो बाहर हो जाए, तो प्रॉपर्टी का मैटर तो कैसे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, फैमिली मैटर तो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग उनको लीगल गाइडेंस फ्री में देते हैं। इसके अलावा अगर उनको चाहिए कि उनको लॉयर चाहिए, उनको लॉयर नहीं मिल रहा है, तो उनका लॉयर काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग ऐसे लॉयर उनको प्रोवाइड करते हैं जो नॉमिनल फीस लेंगे लेकिन सर्विस अच्छी करते इंशाल्लाह देंगे। तो हम लोग के पैनल में से हम लोग उनको लॉयर देते हैं, वो लोग उनसे फीस दूसरों से काफ़ी कम लेते हैं और उनको एक्यूरेट काम करके देते हैं। अच्छा, आप लोग ने जैसा किसी क्रिमिनल और किसी से क्राइम हो गया, उसको आप लोग ने बाहर निकाला, अब आपने उस इंसान को बाहर निकाल दिया और समाज में वापस छोड़ दिया, अगर आप लोग वेरीफाई ऐसा चेक करते हो कि वो वापस से कोई क्राइम रिपीट ना करे? क्योंकि डेफिनेटली अगर वो अंदर था और उसको आप लोग ने जेल से बाहर निकाला और वो अगर सुधर रहा है तो वेरी गुड, बट अगर वो एक क्रिमिनल माइंडसेट का पर्सन है तो उसको समाज में वापस लाके आप लोग, तो वो वेरिफिकेशन चेक आप लोग कैसा रखते हैं? क्या है कि हमारी जितनी निकालने से पहले जितना इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल्स कलेक्ट करते हैं उस पर बहुत चांस कम होता है कि वो वापस जाए, क्योंकि अंदर कैदियों की तादाद तो एक जेल के अंदर 4,500 है, लेकिन छूट रहे हमसे समझो महीने में 4, 5, 6 लोग छूट रहे हैं। तो क्यों? हमारे काउंसलिंग भी बहुत होते हैं, काउंसलिंग में 50, 60, 100 लोगों से होती है, लेकिन उतना लोग हम लोग छुड़ाते नहीं। रीज़न ये है कि वो लोग वेरिफिकेशन का जो स्टेट है ना वो लोग क्रॉस नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उनके मल्टीपल केसेस हैं, या तो हैबिचुअल्स है, या तो घर वाले बता रहे फुल ड्रग एडिक्ट है, जिसको हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते, जिसको हम लोग निकाल के ऐसा लगता है कि उसको निकालना सोसाइटी के लिए डेंजर है, तो हम लोग उसको नहीं निकालते। ऐसे लोग जिनके घर वाले कोशिश कर रहे हैं निकालने की, बट वो निकाल नहीं पा रहे हैं, तो पैसा नहीं है, तो लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, इस वजह से तो हम लोग उनको पूरा हेल्प करके बाहर निकालते। तो अभी तक क्या आपने जिसको भी बाहर निकाला वो कभी रिपीट क्राइम नहीं किया? हम लोग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बहुत रेयर मैटर है कि किसी कोई निकला और बाहर गया है, क्योंकि 167 लोग रिलीज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, और काफ़ी लोगों के साथ हम लोग टच में रहते हैं। एक और रीज़न ये है कि आफ्टर रिलीज फिर काउंसलिंग होती है। ओके, आप लोग फिर जेल से निकलने के बाद फौरन उसको सेकेंड डे ऑफिस में आना होता है कंपलसरी, उनके पेरेंट्स के साथ में। तो हम लोग उनकी रिटर्न में काउंसलिंग करते हैं कि अभी पहले क्या हुआ था, अभी जेल के अंदर पूरी खुल के बता नहीं सकता है, तो यहाँ पर बैठ के हम लोग पूरा डिटेल निकालते हैं कि पहले पढ़ाई कितनी किया, क्यों छोड़ा, और रीज़न क्या था, बैकग्राउंड क्या है क्राइम के अंदर जाने का। सेकेंडली, अब आगे क्या करने वाला है, अब यहाँ से चला गया ना तो आगे क्या करने वाला है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या तो कहीं पे कुछ ट्यूशन मतलब क्लासेस या कॉलेज क्या करने वाला है। तो अब उसका हम लोग एनालाइज करते हैं। अगर उसका खुद का कुछ सेटअप है, ठेला है, रिक्शा है, या तो कुछ ड्राइवर है, तो जॉब है जहाँ पे वो वापस से जा सकता है। अक्सर लोग जो है होटल में वेटर का काम करते हैं, जो गैरेज में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। अगर उनका ऑलरेडी सेटअप कुछ है और घर वाले बोल रहे हैं कि हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे, उनसे हम लोग सारा प्रॉमिस लेटर साइन करवाते हैं कि अभी आगे से हम लोग ऐसा कुछ करेंगे नहीं, उनका काउंसलिंग के साथ में। अब ऐसे लोग कोई निकलेंगे जिनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, ऐसा कोई भाई मैं ड्रग्स लेता हूँ, मुझे छोड़ना है, मुझे हेल्प करो, तो हम लोग उनको ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए कांटेक्ट करवा के, वो भी सर्विस फ्री है। सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कैसे है कि डोनर्स और सर्विसेज को कनेक्ट करवाते हैं। अभी सर्विस तो फ्री नहीं दे रहे सामने कोई, तो हम लोग कोई डोनर को उनको हेल्प करने के लिए लगाते हैं कि भाई इसका एक थोड़ा सा कुछ फीस आप भर दो ताकि वो ड्रग रजिस्ट्रेशन से बाहर आ जाए। अगर कोई समझो कि जॉबलेस है, तो हमारे पास में कुछ अच्छी एजेंसीज है जो जॉब प्रोवाइड करते हैं, जिनके हमारी टाइप है, तो उनको हम लोग जॉब प्रोवाइड करेंगे। अगर किसकी एज कम है जो पढ़ना चाह रहा है, तो हम लोग उसको एजुकेशन के लिए हेल्प करेंगे कि तू पढ़ाई कर और ये सब चीज़ से दूर रहे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिंगल पेरेंट, मतलब अभी पेरेंट्स नहीं है, सिंगल है, या तो लेडीज़ है, हस्बैंड नहीं है कोई है, तो हम लोग उनको छोटा मोटा धंधा चालू करा के देते हैं कि वो अपने एरिया के अंदर रह के कोई ठेला चालू करे, भाजी तरकारी का धंधा हो, या तो फिर कुछ ऐसा
कि वो लोग सोसाइटी में एब्जॉर्ब हो जाए। सोसाइटी में ऑब्जर्व हो, उनका नॉर्मल इनकम सोर्स चालू होगा और उनका दिन बिजी हो जाएगा तो वो लोग क्राइम से ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। बिजी होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट से खाली पड़े हुए तो दोस्तों के साथ में घूम रहे तो नशा में चले जा रहे हैं, ये तो खाली है तो कुछ गलत काम हो रहा है, तो माइंड फ्री नहीं रहेगा और कंटिन्यूसली बिजी रहेंगे तो वो लोग क्राइम से दूर रह सकते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल जो जिसको आप लोग ने बाहर निकाला और वो आज ही इज डूइंग गुड इन सोसाइटी या कुछ अच्छा पढ़ लिया, कोई ऐसा आप लोग के पास कोई एग्जाम्पल हुआ? काफ़ी एग्जाम्पल्स है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुर्ला की एक फैमिली को छुड़ाए थे। हस्बैंड वाइफ दोनों अंदर थे, बच्चे 3 बाहर, 4 बच्चे बाहर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हस्बैंड वाइफ को बाहर निकाले एक एक करके और उनको हम लोग ने एक छोटा सा दुकान, बच्चों का जो गोली बिस्किट चॉकलेट्स वगैरह का जो दुकान रहता है वो सेटअप करके दिए। अब वो पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सर्वाइव कर रही है कुर्ला के अंदर। और काफ़ी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये सब आप फंडिंग कहाँ से अरेंज करते हो? ये फंडिंग क्राउड फंडिंग है, अभी तक जो चल रहा है वो क्राउड फंडिंग है। और पब्लिक से अभी समझो रमज़ान चल रहा है तो हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, फंड रेज के लिए अपील्स वगैरह रेज करते हैं। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उससे आता है। लॉकडाउन से जो चल रहा है उससे आपकी फंडिंग पे कुछ असर पड़ा है? हाँ, फंडिंग पे असर तो पड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह चला रिलीज करने पे कोई असर पड़ा है? बेल अमाउंट पे रिलीज करने पे फर्क पड़ रहा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जेल एक्सेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। टॉकिंग अबाउट इन द वे ऑफ फंडिंग में फ़र्क पड़ा है। फंडिंग में फ़र्क पड़ा है क्योंकि बहुत सारे बिजनेस पर्सनैलिटी जो है उनका खुद का बिजनेस जो है लो डाउन चल रहा है। तो इसकी वजह से जो फंडिंग एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी कम है। लेकिन कैसा है कि तवक्कल अल्लाह, बिस्मिल्लाह करके काम शुरू किया है तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह इसको रास्ते दिखाएगा। फाउंडेशन जो है उसके जो एडवोकेट्स हैं ना वो भी दोनों कौम के हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है उसके अंदर, चारों कौम के। और हमने ये फैसला किया कि ये पैसा सब कौम के लोगों को छुड़ाने में काम आएगा। जो भी गरीब है, लाचार है, बेरोज़गार है, किसी छोटे मोटे ऑफेंस में बंद हो गया है और पहला उसका ऑफेंस है और हैबिचुअल ऑफेंडर भी नहीं है और 12 का अच्छे से अच्छा इंसान बन सकता है, तो ऐसे लोगों को हेल्प, चाहे किसी कौम का हो, किसी कौम का हो, ये पहली कंडीशन है वो। और माशाल्लाह आप लिस्ट देखोगे ना जो लोग छूट के आए उसमें आपको हर कौम के लोग मिलेंगे। आप दूसरे सोशल वर्कर को क्या एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है हमारा पैरालीगल ट्रेनिंग का। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी जुडिशियल डिपार्टमेंट के अंदर एक प्रोविजन है पैरालीगल ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग होता है लगभग 4 दिनों का। 4 दिनों के अंदर जो ट्रेनिंग के अंदर लेक्चर्स के लिए अच्छे लॉयर्स, सीनियर लॉयर्स, जजेस आते हैं जो लीगल लिटरेसी के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताते हैं। उसके अलावा जेल का विजिट होता है उनका, स्टूडेंट्स का पुलिस स्टेशन का विजिट होता है, कोर्ट विजिट होता है प्रैक्टिकली, और उनको टास्क दिया जाता है। तो ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल वर्कर्स के लिए, खास वो लोग जो क्राइम प्रिवेंशन पे काम करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इस ट्रेनिंग को रेगुलरली कंडक्ट करते हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, मालसा, डालसा और नालसा जो होते हैं ना, जो लीगल हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से यानी जुडिशियल डिपार्टमेंट की तरफ से नीडी लोगों को। तो उस डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो यूथ है, जो लोग सोशल वर्कर में इंटरेस्टेड है, सोशल वर्क करने में इंटरेस्टेड है, तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना। कोई भी फील्ड के हो, लॉयर हो या कोई और भी, कोई भी लॉयर्स के लिए वो ट्रेनिंग नहीं है, वो स्टूडेंट्स के लिए है, नॉर्मल स्टूडेंट है, एरिया में एक्टिव पर्सन है। जो अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग सोशल वर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नीम हकीम खतरे जान हो जाता है। मतलब वो कभी कभी अच्छा नीयत से गलत काम कर बैठते हैं। क्या होता है, अभी जज्बात है बहुत सारा अच्छा काम करना, लेकिन स्टेप गलत लिया तो वो खुद ट्रैप में आ जाते हैं, बहुत सारी परेशानी में घिर जाते हैं। तो ज़रूरी है कि सोशल वर्क करने के लिए बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, बेसिक लीगल नॉलेज होना चाहिए कि कोर्ट कैसे चलता है, पुलिस स्टेशन कैसे फंक्शन करता है, पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, या तो हम लोग पुलिस स्टेशन को अप्रोच कैसा करें, कोर्ट में अप्रोच कैसा करें। तो ये बेसिक नॉलेज है जो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पैरालीगल ट्रेनिंग एकदम फ्री होता है, उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं होते। इवन एक बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके अंदर जुडिशियल डिपार्टमेंट की तरफ से एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, वॉलंटियर कार्ड, जो कि जिसकी वजह से आपको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आप हम्बली रिक्वेस्ट करो तो आपको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा कि ये केस से रिलेटेड क्या इशू था। आपको एज अ वॉलंटियर, एज अ गवर्नमेंट वॉलंटियर आप काम करोगे सोसाइटी के अंदर, तो बहुत बेनिफिट्स है सीखने के लिए और काम को मतलब करने के लिए। तो कोई भी नया सोशल वर्कर है तो मैं एडवाइस करूँगा वो पैरालीगल ट्रेनिंग एक बार ज़रूर अटेंड करे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत कुछ सीखने मिलेगा उसको इंशाल्लाह। ग्लोबल केयर फाउंडेशन का मोटो है हेल्प टू द हेल्पलेस पीपल। ये लोग ज़रूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता देते हैं। तो हम आप लोगों से अपील करते हैं कि इस NGO में आप सभी तन मन धन से जुड़ें। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।